Good evening, students. Sorry, good afternoon. आफ्टरनून सर। Very good afternoon. गुड आफ्टरनून। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 जो है इसको कंप्लीट कर लें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम शॉर्टेज के हिसाब से ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको ओवरव्यू सभी का मिल जाए, ऐसे रफ आइडिया हो जाए सारे क्वेश्चंस का, ताकि आप एग्जाम में अगर आए तो आप उसको लिख सकें। तो सारे क्वेश्चन से कवर करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर वो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 का है ये। तो डिस्कस पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंपोजिशन पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है और जुरिडिक्शंस क्या है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पढ़ेंगे हम, पहला क्वेश्चन है। तो जैसा आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है इंडिया की। हायरकी सिस्टम है हमारे कोर्ट के अंदर, और सबसे बड़ी जो कोर्ट है इंडिया की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है कंट्री की, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा, इसके पास अपीलेंट पावर है, सभी कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं उनको रिव्यू कर सकती है, उनकी अपील सुन सकती है। सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस की अपील जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनी जा सकती है। अब इसके कंपोजिशन की बात अगर हम करते हैं तो टोटल इसके अंदर जो जजेस होते हैं वो 34 जजेस होते हैं, 34 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल 35 जजेस हैं इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये सारे जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो सारे जजेस की जो है अपॉइंटमेंट करे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंटमेंट करता है ये प्रोसेस भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है 34 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अब जजेस की अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रोविज़न कोई आर्टिकल होगा। तो इसके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 124 और 217, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे। इसके अलावा एक एक्ट भी आया था 1957 के अंदर, नहीं सॉरी 1956 के अंदर, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, यानी कि मिनिमम कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो 34 अदर जजेस प्लस 1 सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। अब इनके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, तो एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी एडवाइस पर जो है चीफ जस्टिस और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो मिलकर जब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उन दोनों के एडवाइस के ऊपर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस की जो है अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंसल्टेशन जो होता है इसके अंदर वो किससे लिया जाता है, वो लिया जाता है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से। अब यूनियन लॉ मिनिस्ट्री अपने आप तो कंसल्ट दे नहीं सकता, तो वो किससे कंसल्ट करता है, वो करता है कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर से। तो कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर जिसके नाम को रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, उसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी डिस्कशन जो है वो जो पैनल्स है जजेस का, जो चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे डिस्कस करता है, और डिस्कस करने के बाद जज के नाम को फाइनल कर देते हैं। मोस्टली जो होता है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ना करके किसी कम सीनियर, मतलब जिसका अभी बारी नहीं है, दूसरे जज को भी बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट किसकी है और गवर्नमेंट किसको चाहती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, और जो भी चीफ जस्टिस होता है या अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक वारंट इशू करता है। वारंट मतलब जो राजपत्र होता है, जो उसका ऑफिशियल लेटर होता है, उसके ऊपर वो लिख कर देता है जिसपे भारत का जो अशोक चिन्ह है वो लगा होता है। इसके थ्रू वो उसको पहचान देता है और उसको अपनी सील लगाकर इशू कर देता है, जिसके बाद वो जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है, या अदर जजेस जो अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो इनकी कुछ क्वालिफिकेशन भी होगी, ये किस व्यक्ति को जो है जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो पहली क्वालिफिकेशन है इसकी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज जो है 65 ईयर होनी चाहिए, मतलब 65 ईयर से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 65 ईयर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है रिटायरमेंट एज है, तो उससे पहले वो अपॉइंट हो सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसने हाई कोर्ट के जज के रूप में कम से कम 5 साल काम किया हो, या अगर जज ना हो तो एडवोकेट रहा हो पिछले 10 साल से हाई कोर्ट के अंदर, या फिर
प्रेसिडेंट जो है हमारा भारत का जो राष्ट्रपति, उसकी दृष्टि के अंदर, उसके ओपिनियन के अंदर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको न्याय की ज़्यादा नॉलेज है, मतलब एक अलग तरीके का ज्यूरिस्ट है। कैरेक्टर की बात करें तो इसके पास गुड कैरेक्टर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कैरेक्टर के एलिगेशंस नहीं लगे होने चाहिए, तभी इसको सीजीआई बनाया जा सकता है। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अदर क्वालिफिकेशन जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई ऐसा नया लॉ बना देती है तो उस लॉ को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कैसे करता है? प्रेसिडेंट एक इसको राजपत्र देता है, ठीक है, और उसके अंदर सील लगी होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और प्रेसिडेंट की, जिसके थ्रू इसका रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है कि आज से सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। अगर हम इसके रिटायरमेंट की बात करें तो इसके रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर। 65 ईयर की एज क्रॉस होते ही इसको रिटायर कर देते हैं, लेकिन अगर ये चाहे जज तो 62 ईयर की एज के बाद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है, वो इसको अलाउ है। स्ट्रेंथ की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसके टोटल 34 जजेस होते हैं और एक सीजीआई ऑफ इंडिया होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल 35 जजेस हैं, जो एक एक्ट आया था 1956 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। इस एक्ट के थ्रू जजेस की जो है वो अपॉइंटमेंट की जाती है, नंबर ऑफ जजेस कितने रहेंगे इसके अंदर। पावर्स की बात करें तो सीजीआई के पास क्या क्या पावर है, तो सबसे बड़ी पावर जो सीजीआई के पास है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के पास है, वो है जुडिशियल रिव्यू करने की पावर। किसी भी कोर्ट के, सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले का रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कोई भी और जो न्याय जो होते हैं उनका कहीं पर भी कोई फैसला हो तो उसके जुडिशियल रिव्यू करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केसेस को ये सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के अंदर कहीं पर भी आपस में किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किसी विषय को लेकर विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट आ जाए, सरकार चलाने को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है, वही इसके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है। या दो स्टेट के मुद्दे में, मान लो कि दिल्ली और हरियाणा का किसी नदी के पानी को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसकी सुनवाई भी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दो से ज़्यादा दूसरी तरफ अगर स्टेट्स गवर्नमेंट हो जो फाइट करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो भी ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। अपील एंड जुडिक्शन, किसी भी कोर्ट के फैसले की जुडिशियल मतलब अपील करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो सुन सकता है किसी भी ऐसे मैटर को जिसमें लॉ का इशू आ जाए, यानी कि जहाँ पर कानून की बात की जाए या जहाँ पर ऐसी बात हो कि लॉ का जो है वायलेशन हुआ है, तो उस मैटर को जो है सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, उसके पास अपीलेंट पावर है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो जो केसेस ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं किसी और केस कोर्ट में नहीं सुने जाते। तो पहला जो मुद्दा है वो तो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का है, जो आर्टिकल 32 कहता है कि कहीं भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपका वायलेट हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। दूसरा इसका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसमें आता है किसी भी गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, यूनियन गवर्नमेंट का एक से ज़्यादा स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो पावर होती है या फिर सुनने की जो ताकत है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर भी है, कोई भी ऐसी लॉ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है या कोई ऐसा और टॉपिक है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपनी एडवाइस दे सकती है। उसका एडवाइजरी पावर है, वो एडवाइस कर सकती है गवर्नमेंट को किसी भी काम को करने के लिए। जैसे केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एडवाइस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये वाला जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं तो आगे जाके काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे और ऐसे केसेस का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए कोर्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और सरकार के लिए भी। तो एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी अगर कोर्ट के किसी फैसले को डिसअवॉय करता है, कोर्ट की किसी डायरेक्शन को नहीं मानता है, तो उसको पनिश करने की पावर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है।
एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 इस बारे में कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन हो रहा है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरख्वास्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइस दे सकता है किसी भी ऐसे मुद्दे पर जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही हो, यानी कि जहाँ पे कानून की बात हो रही हो और अगर प्रेसिडेंट को किसी सजेशन की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको सजेशन दे सकता है। प्रेसिडेंट जो है सजेशन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 34 अदर जजेस प्लस सीजीआई, इनसे वो अपनी मतलब सजेशन मांग सकता है प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट को सजेशन भी दे सकते हैं। अब इनका जुरिडिक्शन क्या है इंडिया के अंदर, तो पहला जुरिडिक्शन तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको पीछे समझा दिया कि कोई भी गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो डिस्प्यूट की सुनवाई आर्टिकल 131 के अंदर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, वो फैसला देगा। जैसे आज भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया हुआ है ऑर्डिनेंस वाला सुप्रीम कोर्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो केस की सुनवाई कौन कर रहा है? वो केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। या फिर डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन द स्टेट्स, दो स्टेट के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर बहस हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस मुद्दे की सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा आर्टिकल 131 के अंदर। तो आर्टिकल 131 जो है वो अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है किसी गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, अगर इन किसी भी गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 131 लगता है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका एक से ज़्यादा अगर स्टेट्स हैं उनके साथ में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट के लिए भी वो इस आर्टिकल 131 के अंदर सुनवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपील एंड जुरिडिक्शन, ये तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन था जो ख़त्म हो गया, अब है अपील एंड जुरिडिक्शन। तो अपील एंड जुरिडिक्शन में सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि किसी भी मामले की अपील जो है, जो लोअर कोर्ट में कोई फैसला हुआ है, कोई केस डिसाइड हुआ है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मान लो हाई कोर्ट के खिलाफ कोई भी सुनवाई, आपने हाई कोर्ट का कोई फैसला है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 132 जो है आपको ये परमिशन देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया की वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील के दो तरीके हैं, एक हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना अलाउड नहीं है। तो हाई कोर्ट अगर ये रिकमेंड करता है कि यहाँ पर किसी भी कानून से जुड़ा मुद्दा है, यानी कि डिस्प्यूट ऑफ द लॉ है या लॉ की बात हो रही है, तो आप उस मैटर में हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके मैटर को सुनेगा। या फिर कहीं पर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाए, यानी कि जहाँ पे कानून के ऊपर चैलेंज हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करना है उसका, तो भी आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस फैसले के अगेंस्ट। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील हो सकती है। कोई अदर कोर्ट हैं तो आर्टिकल 133 ये कहता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कोई ट्रिब्यूनल है, किसी का कोई फैसला है जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस चल रहा है जिसके अंदर जजमेंट में आपको इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ मिल जाए या आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, फांसी की सज़ा हो जाए, तो ऐसे फैसलों के खिलाफ भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 134 यही कहता है। यहाँ पे लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस की बात की गई है। स्पेशल लीव टू अप्लाई, ये आर्टिकल 136 है जो कहता है कोई भी ऐसा जजमेंट है, डिक्री है, डिटर्मिनेशन है, सेंटेंस है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है इस फैसले के अंदर इग्नोर किया गया किसी भी लॉ को, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में वो चीज़ डाल सकते हैं। अदर जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो अदर जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकते हैं ये किसी भी कानून से जुड़े मुद्दे पर। आर्टिकल 143 ये कहता है रिव्यू करने की पावर भी है, रिव्यू जुरिडिक्शन है। आर्टिकल 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, वो किसी भी मैटर का रिव्यू कर सकता है। मतलब कोई भी मैटर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर चल रहा है तो वो अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकता है उस मैटर को। जैसे ज्ञान वापी का मुद्दा आया था तो ज्ञान वापी के केस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफ़र किया था और पर्टिकुलर जो शिवलिंग से जुड़ा फैसला था वो देने के बाद वापस कोर्ट जो था वो केस जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स की बात आए आर्टिकल 32 लग जाता है आपका। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि कहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर भी आप सुनवाई कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
कोई भी ऐसा मुद्दा हो जहाँ पे जनहित याचिका लगाना आप चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जाके जनहित याचिका लगा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टोटल पावर्स हो गई जो मैंने आपको बता दी हैं। एग्ज़ाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसके अंदर एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है और अपीलेंट जुरिडिक्शन क्या है, ऐसे अलग अलग करके पूछ लेता है कि अप्लाई सॉरी अपीलेंट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो आर्टिकल 143 कवर करता है और अपीलेंट अपीलेंट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 133 कवर करता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 143 जो है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के लिए है और आर्टिकल 133 जो है वो अपीलेंट जुरिडिक्शन के लिए। तो ये दोनों जो जुरिडिक्शन है आपको याद रखना पड़ेगा। अपीलेंट जुरिडिक्शन में जो है सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकता है, किसी ट्रिब्यूनल को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को या कोई और लॉ मेकिंग बॉडी है उसको एडवाइस करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एडवाइस दे सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे लॉ का मुद्दा हो जहाँ पे लॉ की सही जानकारी की हो, या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी हो, तो सही व्याख्या करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अगर कोई आपको केस लॉस लिखने हैं तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो ये वाला जो केस है 1973 का, ये काफ़ी फेमस केस है और ये हर स्टूडेंट जो है इसको नॉर्मली यूज़ करता है। तो ये केस आप लिख सकते हैं। इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करने की पावर किसी के पास नहीं। इसके अलावा एक और केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो ये केस भी आता है। इसके अंदर राइट टू लाइफ की बात हुई थी, पर्सनल लिबर्टी की बात हुई थी, आर्टिकल 21 की। दूसरा केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हुआ था। ये सत्ता में पीएम को लेकर केस हुआ था, जहाँ पे बोला गया था क्या पीएम के पास इतनी पावर है प्राइम मिनिस्टर के बाद कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये कहा था कि पीएम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और उसके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है इसमें बात हुई थी आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रिवेंशन और रिडक्शन है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस में अगर महिला के साथ कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसके खिलाफ जो स्टेट है वो कैसी कार्रवाई कर सकता है या गवर्नमेंट किस तरह का एक्शन ले सकती है। तो ये सारे जो केसेस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन अब आपका शुरू हो रहा है वो है आपका, यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। किसको एग्जामिन करना है? स्टेट के इमरजेंसी पावर्स को, यानी कि कब जो है स्टेट जो है इमरजेंसी पावर है उसके पास कौन सा इमरजेंसी लगा सकती है स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, आर्टिकल 356 ये कहता है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी करना है कि कई बार गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज़ कर लेती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ये पावर है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज़ लगाना, कई बार वो पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए इस पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। एक होता है इंटरनल इमरजेंसी और एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर कोई भी जो दल है, जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी खो दे, वो सत्ता पक्ष जो है उसके पास बहुमत ना हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हटाने की जो पावर है वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी अनाउंस कर सकती है, गवर्नमेंट को गिरा सकती है अगर उसके पास मेजॉरिटी ना हो। दूसरा, जब स्टेट के अंदर कोई भी ऐसा संघर्ष चल रहा है जो हथियारों के साथ हो रहा है, यानी कि लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, पब्लिक जो है विरोध कर रही है सरकार का लेकिन आर्म्स एम्यूनेशन साथ कर रही है, तो यानी कि उसमें दंगे फसाद होने की ज़्यादा स्थिति होती है, तो उस कंडीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी अनाउंस कर सकती है। जो स्टेट इमरजेंसी जो अनाउंस करने के पीछे जो कंट्रोवर्शियल फैक्टर ये है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए, राजनीतिक बदला लेने के लिए किसी भी उस गवर्नमेंट को हटा देती हैं, बेदखल कर देती है राज्य से, जिस गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी नहीं थी दूसरी पार्टी के साथ। जैसे मणिपुर में चल रहा है आजकल,
मणिपुर में सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को जाति के नाम पर काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी अनाउंस नहीं हो रही, जबकि होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो गवर्नर की एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि दोनों जगह पावर में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इमरजेंसी अनाउंस कर देती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी अनाउंस कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। और गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, वो अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर वो सीरियस इश्यूज को रेज करता है, वो बताता है कि ये सीरियस इशू है जिसकी वजह से जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जा रही है। तो यहाँ पे इम्पोजिशन हो जाता है, जैसे इमरजेंसी अनाउंस होती है तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब है जो गवर्नर होता है वो शासन में आ जाता है और वो सरकार चलाने लगता है। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी का रूल है, इसको एक बार कंट्रोवर्शियल मैटर के रूप में चैलेंज किया गया था। एक फेमस केस है, SR बोमई केस है, जिसके अंदर इसको 1994 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। बताया गया था कि एक पॉलिटिकल रिवेंज के लिए स्टेट के अंदर जो है इमरजेंसी लगाई गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देते हुए बताया था कि आर्टिकल 356 जो है वो कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर आप जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, अगर वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाए, यानी कि सरकार सत्ता नहीं चला पा रही हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ग्राउंड पर ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर वो उनकी मेजॉरिटी नहीं है, सरकार जब मेजॉरिटी में ना हो तब भी जो है आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले गवर्नर के पास ये पावर होती है, गवर्नर को ये करना चाहिए कि फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए सरकार का। फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि सरकार को मौका दे कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे विधानसभा में आकर। अगर वो मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो सरकार गिराने की कोई पावर नहीं होती। तो मुंबई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट देते हुए ये कहा था कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कभी भी इसका मिसयूज़ ना करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ये, इसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न इसलिए बनाया गया कि कहीं भी इमरजेंसी हो, आर्म्स एम्यूनेशन के साथ कोई भी संघर्ष हो रहा हो, जहाँ पे स्टेट की वजह से पूरे देश को खतरा हो सकता हो, हमारी सोवर्निटी के अगेंस्ट हो, तो हम वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और केस था इसके अंदर, फेमस केस था, नबाम रेबिया वर्सेस बेगम फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर। इस केस ये 2016 का केस है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरण मांगी। सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में है और गवर्नमेंट को फ्लोर टेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया, और गवर्नमेंट अपनी जो मेजॉरिटी है वो प्रूव नहीं कर सकी विधानसभा में। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उसकी गवर्नमेंट जो है गिरा दी, इस वजह से कि वहाँ पे अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल रिवेंज लिया गया उनसे। तो यहाँ पर डिसीजन देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दोबारा से गवर्नमेंट को जो है सत्ता में बैठा दिया था। उस समय सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, नहीं 2014 हाँ मोदी जी की सरकार थी, और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो आर्टिकल 356 के मिसयूज़ को रोकने के लिए बहुत सारे जो फैसले हैं, एडवाइजरी रिडक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से अपनी पॉलिटिकल जो दुश्मनी है वो ना निकाले। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस अवेलेबल टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो अवेलेबल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इसको मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ। तो किसी को भी अगर ये क्वेश्चन पता है तो एक बार बताएं कि कौन कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस मतलब एडवांटेजेस हैं, सुविधाएं हैं जो स्पेशल मिली हुई हैं। किसको मिली हुई हैं? पार्लियामेंट मेंबर्स को मिली हुई हैं। पार्लियामेंट मेंबर्स कौन कौन होते हैं? राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य। इनको जो पावर्स मिली हुई है, जो प्रिविलेजेस मिली हुई है, पावर्स नहीं प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस मिली हुई हैं जो बाकी भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो अगर किसी को पता है तो कुछ बताइए कि करके। जो हमारे देश के नेता हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ सुविधाएं दे रहा है। तो वो क्या एडवांटेजेस दे रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो क्या दे रहा है? एक बार किसी को पता है तो बताओ। मैं बता देता हूँ आपको अगर किसी को नहीं पता। तो स्पेशल प्रिविलेजेस कुछ ग्रांट की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
को इस वजह से दी गई है कि कोई भी संसद की कार्रवाई अगर चल रही है और संसद की कार्रवाई के अंदर अगर किसी व्यक्ति को ये कुछ अपशब्द कह देते हैं, कोई एलिगेशंस लगा देते हैं, तो इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि संसद में क्रिटिसाइज करने की पावर ही नहीं होगी विपक्ष के पास। तो फिर ऐसे विपक्ष का क्या फ़ायदा? फिर तो सत्ता पक्ष उनके ऊपर एलिगेशन लगा लगा के उनको जेल में डालते रहेंगे अगर किसी भी सरकार के कानून का विरोध करेंगे वो। तो इसलिए इनको एलिगेशंस लगाने के, विरोध करने की जो है एडवांटेजेस मिली हुई हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको कई बार दिया है, मोदी जी जो होते हैं हमेशा हर बार ये कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से आज हमारी ये स्थिति है, अगर नेहरू जी ये काम नहीं करते तो हम और आगे होते, या नेहरू जी ने और कांग्रेस ने 75 साल के राज में कुछ भी नहीं किया। तो नेहरू जी जो हैं वो सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के पूर्वज हैं, लेकिन फिर भी वो मानहानि का कोई केस नहीं कर रहे उनके ऊपर। जबकि राहुल गांधी ने पब्लिक रैली में एक बार मोदी मोदी कह दिया, बोला सारे मोदी नाम के लोग चोरी हैं, तो उसके ऊपर तुरंत केस हुआ, उसकी संसद सदस्य चली गई। तो इन दोनों इंसिडेंट में क्या फ़र्क था? एक मोदी जी कह रहे हैं, एक राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को जेल हो रही है, मतलब उसकी संसद सदस्य चली गई, उसको सज़ा हो गई, और मोदी जी को कोई भी सज़ा नहीं हुई। रीज़न क्या है इनका? इसका रीज़न ये है कि राहुल गांधी पब्लिक रैली में कह रहा है और मोदी जी संसद की कार्रवाई के दौरान कह रहे हैं। तो संसद की कार्रवाई के दौरान अगर आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी डिफेमेशन का केस नहीं बन सकता, मानहानि का कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि संसद की कार्रवाई के दौरान आपको क्रिटिसाइज़ करने की पूरी पावर है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक के अंदर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का केस चल सकता है। जैसे राहुल गांधी के ऊपर केस चला, उनको सज़ा मिली 2 साल की और उनकी संसद सदस्य चली गई। इससे पहले किसकी संसद सदस्य गई है 2 साल की सज़ा पर? तो वो भी गांधी परिवार का ही व्यक्ति है, वो है संजय गांधी। संजय गांधी के ऊपर भी एक सीरियस एलिगेशन लगा था डिफेमेशन का, जो उन्होंने शायद अमेठी के रैली के अंदर बोला था विपक्ष की पार्टी के ऊपर। तो उनके ऊपर भी सीरियस एलिगेशन लगा, उनको भी 2 साल की सज़ा हुई थी, उनकी भी संसद सदस्यता चली गई थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक और पावर है जो पार्लियामेंट मेंबर्स के पास होती है, एमपी एमएलएस के पास होती है, कि उनको बोलने की आज़ादी है। कब बोलने की आज़ादी है? आर्टिकल 19(1) जो है वो हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो सिर्फ एमपी एमएलएस को मिली हुई हैं। वो स्पेशल प्रिविलेजेस ये हैं, जब भी संसद का सदन चल रहा हो, जब भी सत्र चल रहा हो संसद का, हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एमपी हो, एमएलए हो, वो सेशन अटेंड कर रहा हो, सेशन की कार्रवाई के दौरान उसको कुछ भी बोलने की पूरी आज़ादी है। वो किसी के खिलाफ भी बोल सकता है, सरकार के खिलाफ बोल सकता है, किसी समाज के खिलाफ बोल सकता है, किसी धर्म के खिलाफ बोल सकता है, उसको पूरी तरह बोलने की आज़ादी है संसद की कार्रवाई के दौरान। इसका एक फेमस केस है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, 1998 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो ग्रांटेड है किसी भी एमपी को। अगर संसद का सेशन चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के दौरान जो भी एमपी है उसके प्रिविलेजेस हैं, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, उसको कवच मिला हुआ है, सुरक्षा कवच, कि वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, कभी भी कोई भी एमपी एमएलए है वो संसद की कार्रवाई अटेंड करने जा रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप। अगर अरेस्टिंग की पावर की छूट दे देंगे तो फिर विपक्ष जो होगा, मान लो आज जो है वोट पड़ना है, वोट पड़ना है, तो जो गवर्नमेंट होगी पावर में वो किसी को संसद जाने नहीं देगी, सबको अरेस्ट कर लेगी झूठे आरोप लगा लगा के। तो इसलिए इन व्यक्तियों को जब संसद का सत्र चल रहा हो, हाउस ऑफ सेशन जो है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो सेशन में हो, तब इनको अरेस्टिंग से खिलाफ भी जो है इम्यूनिटी मिली हुई है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जो भी एमपीज़ हैं और एमएलए। इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, वो है के मथिलंगम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019 का केस है। इस केस के अंदर जो है एमपीज़ को जो है स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है। फ्रीडम फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स हो, या हमने जहाँ पर हमारे कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हो, तो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो किसी भी एमपी एमएलए के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। कब रजिस्टर्ड नहीं हो सकते? जब वो अपना वोट कास्ट करने जा रहा हो, किसी भी, मतलब कोई भी नया बिल संसद में पास होना है और वोट करने की जो पावर है वो एमपी एमएलए के पास है और वोट करने जा रहा है वो, तो उसको कोई भी आरोप लगाकर कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट जाना है उसको, तो उसको कोर्ट जाने की छूट मिल जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो उसी दिन कोर्ट ने बुला लिया उसको सम्मन देके उसके पुराने किसी केस में, तो वो कोर्ट में ये कह सकता है कि मुझे आज संसद में जाके वोट करना है तो मैं नहीं आऊँगा, तो उसको ये इम्यूनिटी मिली हुई है। अब राइट टू पब्लिक स्पीच,
पब्लिक में जाके पब्लिक स्पीच करना, यानी पब्लिक के सामने कुछ भी बोलना, ये जो है पावर जो है एमपीज एमएलए को मिली हुई है, वो पब्लिक स्पीचिंग कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीचिंग के दौरान डेफोमेशन नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा। पब्लिक स्पीच कर सकते हैं, सरकार के कार्य बता सकते हैं, सरकार क्या करने जा रही है ये बता सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष की भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिज्म कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर सीरियस एलिगेशन नहीं लगा सकते। अब राइट टू प्रिविलेज कमेटी, अब जो ये प्रिविलेज कमिटीज़ होती हैं जो जो बनाई जाती हैं, इनके पास क्या क्या पावर है। तो प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है, कोई भी ऐसा मुद्दा है जहाँ पे एमपीज और एमएलए के खिलाफ कोई भी केस चलाना, किसी जांच को करना हो, तो वो सारे काम इन्वेस्टिगेशन के करना, सर्च करना, और कोई भी एलिगेशंस अगर लगा उसकी जांच पड़ताल करना, ये सारे काम जो है ये प्रिविलेज कमेटीज़ करती हैं। राइट टू अटेंड द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग, तो जो इनके पास राइट्स भी है, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किसी भी प्रोसीडिंग का जो है पार्ट बन सकते हैं। मतलब अगर संसद की कार्रवाई चल रही है तो ये अगर मना करें कि भाई मेरी आज संसद की डेट है और मुझे हाउस ऑफ सेशन जो है वो अटेंड करना है, पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करना है, तो इनको प्रिविलेज मिल जाती है उसकी कार्रवाई में ना जाने के लिए। कोर्ट की कार्रवाई में नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। अब राइट टू एक्सेप्शन फ्रॉम ज्यूडिशरी सर्विसेज, ज्यूरी सर्विसेज, तो पार्लियामेंट जो होती है इनको एग्जाम करती है, किससे एग्जाम करती है, सर्विंग ऑन द ज्यूरीज। ये ज्यूरीज की सर्विस मतलब किसी भी तरह का जो, फॉर एग्जांपल मान लो इनको प्रिविलेजेस मिली हुई है, प्रिविलेजेस किस चीज़ की मिली है कि इनको जो है कोई बर्डन नहीं है इनके ऊपर कि कोई भी जुडिशरी जो है अगर इनको कोई भी नोटिस देती है या फिर लीगल, मतलब इनकी कोई ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज़ नहीं है कि जब भी हाउस ऑफ सेशन चल रहा हो, सेशन में हो हाउस पार्लियामेंट, उस समय ये कोर्ट जाके पेश हों। राइट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस इन द कोर्ट, ये भी वही चीज़ है, कोर्ट में अटेंडेंस देने से भी इनको एक्सेप्शन मिली हुई है। अगर कोई भी ऐसा काम है जो ये सरकार से जुड़ा काम कर रहा है तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे तो भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है पावर और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो आपको किसी को पता ही होगा जरूर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है। बताइए जिसको भी पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है और वो क्या काम करता है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन है, मतलब क्या पावर है, कैसा कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट होता है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर आप ये बताएंगे कि उसके पास कौन सी पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। सर इस तो टाइम अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं और जो उनके पास पावर्स होती हैं वो मिलिट्री की पावर होती हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की पावर होती हैं और जैसे किसी को डेथ इम्प्रिजमेंट मिली है तो उसको मतलब माफ उस कर सकते हैं। हाँ, उसको माफ कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो ये हेड ऑफ स्टेट होता है, कंट्री का हेड होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। दूसरा ये सुप्रीम कमांडर होता है, किसका सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का। जो हमारे देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का जो है सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कुछ पावर्स और कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं जिसको इसको ऑब्लिगेटरी पूरा करना होता है, यानी कि उन पावर्स और फंक्शंस जो है इसको एंजॉय कर सकता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा, जो सरकार होती है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, उसके अपॉइंटमेंट करना, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट करना, काउंसिल मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट करना, जितने भी आपके प्रोफेशनल यूपीएससी पास करके जो अधिकारीज आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनके अपॉइंटमेंट करना, ये सारे अपॉइंटमेंट के काम किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है वो देश का जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दोनों सदन जिस भी लॉ को पास करते हैं तो फाइनल सिग्नेटरी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। उसी के साइन करने के बाद लॉ जो है इन्फोर्स होता है, यानी कि दोनों हाउस पास तो कर देते हैं लेकिन कानून कब बनता है, जब उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देता है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसके अगर हम इलेक्शन की बात करें, इसको कैसे चुना जाता है, तो इसको जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों जो हैं वो लोग इसको इलेक्ट करते हैं। अब दोनों कौन इलेक्ट करेंगे इसको,
पहला आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा आपका जो है एमएलएस जो होते हैं विधानसभा। ये तीनों अपने वोट के थ्रू जो है इसको इलेक्ट करते हैं। इनके वोट की पावर से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है। अगर हम बात करें इसकी पावर्स की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी पावर आती हैं इसकी? कोई पावर आपको पता है जो एग्जीक्यूटिव पावर कह सकते हैं जिसको? एग्जीक्यूटिव पावर किसे कहते हैं? जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को अपॉइंटमेंट करना, जैसे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंट करना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, सीजेआई को अपॉइंट करना, ये सारी इसके एग्जीक्यूटिव पावर हैं। सारे अपॉइंटमेंट करना, जरूरी जो अपॉइंटमेंट है आपके, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये भी अपॉइंटमेंट जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन को चलाने की पावर भी किसके पास है? ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संबंध कर सकता है किसी को भी, जैसे मान लो कि कोई भी लोकसभा का हाउस चल रहा है, उसको अचानक से डिसॉल्व कर सकता है, नए हाउस के सेशन को भी कॉल कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। इसके अलावा दोनों हाउसेस के जो सेशंस होते हैं, जॉइंट सेशन होते हैं, उनको एड्रेस करने का काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। इसके अलावा कभी भी कोई नया सेशन जब शुरू होता है तो लोकसभा के सेशन को फर्स्ट जो एड्रेस करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। अब इसकी जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर भी इसके पास है। जैसे ये माफ़ी दे सकता है, ग्रांट कर सकता है पार्डन। फॉर एग्जांपल किसी को फांसी की सज़ा हो गई है, वो राष्ट्रपति के पास दरखास्त याचिका लगा देगा, दया याचिका, तो उसके ऊपर फैसला देकर उसकी सज़ा को कम करना या सज़ा को माफ़ करना, ये पावर भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा किसी भी नए कानून के ऊपर सिग्नेचर करके उस कानून को लागू करना, ये जुडिशियल पावर भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, ये पावर भी जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर कोई सीरियस एलिगेशन लग जाए, कोई करप्शन का आरोप लग जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के ऊपर या फिर आपके उसके हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, तो उन जजेस के मतलब उन जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। डिप्लोमेटिक पावर भी है इसके पास। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब ये है कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना, दूसरे देशों के अंदर राजदूत अपॉइंट करना, दूसरे देशों के अंदर जो एम्बेसीज में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट करना, पॉलिसीज़ को देखना, ये सारे काम डिप्लोमेटिक काम करने की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। एमरजेंसी पावर, हमारे देश में सिर्फ एक बार ही इमरजेंसी लगी 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की। तो इमरजेंसी की पावर लगाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन जैसे इमरजेंसी अनाउंस हो जाती है उसके बाद जो सत्ता चलाने की पावर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। उस समय किसी कैबिनेट की जरूरत नहीं होती, अकेला प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरे देश को चलाता है प्रेसिडेंट के एडवाइस पर। तो लेकिन एडवाइस जो प्रेसिडेंट है उसका काम क्या है? इमरजेंसी अनाउंस करना। तो इमरजेंसी के दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर हम एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करें तो किसी कंट्री के सामने लड़ाई हो जाए, मान लो इंडो चाइना वार हो जाए, इंडो पाकिस्तान वार हो जाए, इंडो बांग्लादेश वार हो जाए, इंडो श्रीलंका की फाइट हो जाए, तो ऐसी लड़ाई को भी कंट्रोल करने के टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? इमरजेंसी अनाउंस कर देता है देश के अंदर, ताकि अलग अलग सरकारें आपस में लड़ाएं और पूरा फोकस जो है हम लड़ाई पर कर पाएँ, वॉर पर कर पाएँ, इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी के ऊपर ध्यान दे पाए। इस वजह से वो इमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं। या फिर हमारे देश के अंदर कुछ लोग जो हैं, जैसे मान लो खालिस्तान को लेकर जो सिख लोग हैं पूरे देश के अंदर बवाल मचाते हैं, हथियारों के साथ लोगों को मारना काटना शुरू कर दें, तो उसे कहते हैं आर्म्ड रेबिलियन, यानी कि लोग हथियार लेकर सड़कों पर उतर जाएं, तो भी इंटरनल इमरजेंसी को अनाउंस करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। मिसलेनियस पावर, इसके अलावा और भी कुछ पावर्स हैं, जैसे एजुकेशनल और सोशल रिलेशंस बिल्ड करना कंट्रीज़ के, स्टेट्स के, ये सब पावर्स भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मतलब किसी भी ऐसे कानून को जब लागू करना सीरियसली ज़रूरी होता है, ज़रूरी है उस कानून को लागू करना, और अभी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, मतलब कोई भी हाउस नहीं चल रहा है, और उस हाउस ना चलने की वजह से किसी भी नए कानून को लाना है, तो नए कानून को लाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है। वो ऑर्डिनेंस कब तक लागू रहता है? वो ऑर्डिनेंस आने के 6 महीने तक लागू रहता है। आर्टिकल 123 के अंदर ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। 6 महीने के अंदर अगर हाउस सेशन में आता है तो सेशन में आकर हाउस वो दोनों सदन जो उसको
पास कर देते हैं तो ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ बन जाता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी पावर जो है स्पेशल पावर रहती है लॉ के अकॉर्डिंग। वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी लॉ के ऊपर, किसी नए कानून के ऊपर जो है दोनों सदन जो है वोटिंग कर रहे हैं, वोट करते हुए इक्वल इक्वल वोट हो गए, दोनों साइड 20-20 वोट हो गए, तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके, अपने वोट का इस्तेमाल करके फैसला सुना सकता है। मिलिट्री पावर, तीनों सेनाओं का जो है ये प्रमुख होता है हेड होता है, इसलिए इसके पास मिलिट्री पावर भी होती है। फाइनेंशियल पावर, कोई भी मनी बिल होता है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न से लिया जाता है, मतलब लाया जाता है संसद में कोई भी मनी बिल अगर पेश किया जाता है तो। पार्डन पावर, किसी को भी क्षमा याचना देने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अपॉइंटमेंट करने की पावर भी है, जैसे आपके सीजीआई को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, तो अपॉइंटमेंट पावर भी इनके पास है। इसके अलावा आपका है रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, यानी कि दूसरे देश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही काम है। प्रोवाइड करना गाइडेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, काम किस तरह से होगा, वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पावर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला। अगला क्वेश्चन जो है पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है। अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या जानते हैं? कौन है प्राइम मिनिस्टर, कैसे अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर, क्या पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, क्या फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको इसके अंदर। तो अब आप बताइए कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है बताइए। सर प्राइम मिनिस्टर बेसिकली जो एक हेड है गवर्नमेंट का, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका लीडर है, और वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एग्जीक्यूटिव होता है जो कि इंडिया में मतलब सब चीज़ें हैंडल करता है, और जिसको हम इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन के थ्रू चूज करेंगे। जी। और कुछ बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देखो एक तो इन्होंने बता ही दिया कि ये जो लीडर होता है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी का, जो पार्टी मेजॉरिटी लेके आती है जनरल इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जनरल इलेक्शन के थ्रू सरकार चुनी जाती है। तो जनरल इलेक्शन के अंदर जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आती है तो उस पार्टी का जो हेड होता है, जो उसका लीडर होता है, वो लीडर बनता है कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन बनाता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको इन्वाइट करता है सरकार बनाने के लिए। ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड होता है, लीडर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में ये फ़र्क है कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं सरकार के उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये किसी भी सरकार के फैसले को लेते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरे सरकार को चलाने का काम करते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे शायद 100 कुछ 150 के आसपास होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर तो शायद 15-20 मंत्रालय होते होंगे, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है अभी। पोजीशन क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की? पोजीशन क्या है? तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड होता है, ये इसकी पहली पोजीशन है। दूसरा, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि ये लीडर होता है मेजॉरिटी ऑफ पार्टी का, जिसने जनरल इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी लिए। और जनरल इलेक्शन हमारे इंडिया में होते हैं लोकसभा के, जिसे हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ये। तो ये व्यक्ति कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं? 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। इनको रिमूव भी कर सकते हैं अगर इनके ऊपर कोई भी सीरियस एलिगेशंस लग जाए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं, और पद से हटाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। अब पावर्स क्या क्या हैं इसके पास? तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, पूरा देश सरकार यही व्यक्ति चला रहा है, तो इसके पास पावर्स भी कुछ स्पेशल ही होंगी। तो पहली पावर है इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर हमारी कौन सी पावर्स होती हैं? जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती हैं उसे हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जैसे प्रेसिडेंट के पास थी, सीजीआई को अपॉइंट करना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास थी। तो उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी हैं?
ये क्या क्या कर सकता है? तो ये इसके पावर अगर हम बात करें तो जितनी भी अपॉइंटमेंट जो होती हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट करता है उसके साथ सबके पीछे जो एडवाइजरी पावर होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होती है। इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो चुनने की पावर किसके पास है? वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को चूज करने की पावर भी आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। वही एडवाइस करता है आपके प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उनका नाम अनाउंस करता है। लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है? तो लेजिस्लेटिव पावर होती है जो लोकसभा से जुड़ी पावर है। तो किसी भी लॉ को बनाना, किसी भी नए बिल को इंट्रोड्यूस करना, किसी भी नए बिल को लॉ के रूप में अमेंड करना, ये सारी पावर्स जो हैं ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। रूलिंग पार्टी जो है उसके पास है। तो ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है वो भी इसी के पास है। अब है फाइनेंशियल पावर। अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो ये वो पावर है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 5 साल के लिए किसी भी सरकार को चलाने के लिए फंड चाहिए, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये प्लानिंग कमीशन हमारा बताएगा। तो प्लानिंग कमीशन का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सारे देश की जो प्लानिंग है वो यही करता है। इसके पास पावर है जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपॉइंट करना, जैसे आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपॉइंट करना, या फिर आपके जो सेंट्रल बैंक होते हैं जो उनके जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करने की पावर भी आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक के पावर का मतलब है कि जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं, वहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो हाई कमीशंस होते हैं हमारे, जहाँ पे हमारे विदेशी राजदूत अपॉइंट होते हैं, या हमारे जो एम्बेसीज में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं दूसरे देशों के अंदर, तो उन सब की अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन सबके पीछे जो एडवाइजरी पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रहती है। इमरजेंसी पावर, अगर देश के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है इमरजेंसी अनाउंस कर देता है। उसके बाद सारी जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर के पास इमरजेंसी की जब समय होता है देश के अंदर, 2 ही लोगों के पास पावर होती है, एक प्रेसिडेंट के पास और एक प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन असली पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास आ जाती है, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो जाती है यहाँ पर, स्टेबिलिटी की। जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड कर सकता है आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसके अलावा जो है लॉ मिनिस्टर्स जो होता है उसको अपॉइंट करने की पावर भी जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री और सस्पेंडिंग द फंडामेंटल राइट, या ऐसा कुछ भी काम करना है तो वो पावर भी आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ पावर, पावर का अपॉइंटमेंट करना, तो अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे पावर का? तो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है वो भी इसी के पास है, इसी के पास पावर है, ये इसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो है मेन पावर है। क्यों? क्योंकि वो अपॉइंट कर सकता है जो आपके चेयरमैन है या इम्पोर्टेंट पर्सन जो हैं दूसरे जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। डिफेंस पावर, डिफेंस पावर जो है ये तीनों सेना जो होती हैं उसका हेड जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्चुअली जो सेना के लिए जो काम करता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, और डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को हेड कहा जा सकता है डिफेंस का भी। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर, अचानक से कोई क्राइसिस आ जाए, किसी स्टेट को जो एक्स्ट्रा फंड चाहिए या किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा फंड लाना है, तो वो फंड का जो जुगाड़ करने का काम होगा, उसके रिसोर्सेज को तलाशने का काम होगा, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करेगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका डिसाइड केसेस एक्सटेंड ऑफ द पार्लियामेंट्री पावर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? यह अमेंडमेंट कैसे किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? तो आप बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसका अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? दूसरा, अगर अमेंडमेंट हो सकता है तो कितना हो सकता है? तीसरा, किस किस टॉपिक्स है जिनका अमेंडमेंट हो सकता है? ये तीनों सवालों के जवाब देने हैं आपको। तो किसी को पता है तो एक बार बताएं। एक केस हुआ था ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये केस इस चीज़ का है ना, ये माइलस्टोन केस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का। इसने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
ये नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें, तो बदल नहीं सकते। उसके प्रोविजंस को इस तरह कर सकते हैं कि समय के हिसाब से अपडेट कर दें। मान लो पुराना है, 60 साल 70 साल 80 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो आज तक कुछ चीज़ें जो होंगी वो बदली होंगी, तो उसके अंदर कुछ उल मचूल परिवर्तन करने की जो पावर है वो तो है, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें उसका, वो पावर नहीं है। तो ये जो पावर है ये किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी नए विषय के ऊपर लॉ बना सकता है, किसी भी पुराने लॉ को जो है अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, ज़रूरत पड़े तो उसको हटा भी सकता है। लेकिन इसके अंदर एक ही लिमिटेशन है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनको पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो है टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेज की। दोनों हाउसेज जब इसको पास करते थे तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है। तो 1993 के अंदर जो केशवानंद भारती वाला केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के अंदर क्लियर बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसके पास पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की पावर तो है, लेकिन केवल वो उतना ही अमेंडमेंट कर सकती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उसने फैसला दिया था, और फैसला देते हुए ये एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि एक जो फंडामेंटल राइट है लैंड का, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से आगे भविष्य में और ज़्यादा परेशानियां या और ज़्यादा केसेस जो है वो आ सकते हैं और गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। उसके एडवाइस पर ही गवर्नमेंट ने जो है बाद में वो एक्ट को, फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया। अगर हम दूसरा केस की बात करें, केशवानंद भारती के अलावा एक और केस है, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है। इसके अंदर पार्लियामेंट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेड जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब एक लिमिट के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है ताकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो 42nd अमेंडमेंट जो था उसके अंदर इसका ध्यान रखा गया। मिनर्वा मिल वाला केस जो था उसके बाद आया था, इसमें ये बोला गया था कि 42nd अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, क्योंकि उस समय सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो जोड़ दी थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडिशन माना गया और ये बोला गया इस केस के अंदर, मतलब उस व्यक्ति ने जिसने PIL लगाई थी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की गई है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट ड्यूटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन कोर्ट ने बाद में इसको जस्टिफाई करते हुए बोला कि फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना ज़रूरी है, इसलिए ये केस जो है इसके अंदर सिर्फ इतना ही डिसीजन दिया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल होगा। एक और केस है आपका वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। तो इस केस के अंदर भी फैसले में यही बताया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई होगा, और बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ छेड़छाड़ करने की पावर जो है वो किसी भी सरकार के पास या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके अंदर और भी केसेस हैं, आप लिख सकते हो। SR बोमई का केस है, ठीक है, IR सेलो का केस है, और भी कई केसेस हैं इसके अंदर। अब आपका बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है। तो तीनों बिल में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ये आपका 4 मार्क्स में भी आता है, ये आपका 10 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन। तो क्या है, तीनों को अलग अलग भी पूछ सकता है। मान लो ऑर्डिनरी बिल पूछ ले खाली आपसे, या फिर आपसे मनी बिल पूछ ले, या दो ही बिल पूछ ले, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या चेंज है, क्या अंतर है, डिफरेंशिएशन कीजिए। सुनने में दोनों जो हैं फाइनेंस से जुड़े लग रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों बिल अलग अलग हैं, क्या रीज़न है इसका? तो ऑर्डिनरी बिल, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल को पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण बिल जो होता है। तो क्या होता है आपको ऑर्डिनरी बिल, बताइए एक बार। अभी कॉन्स्टिट्यूशन लगता है किसी ने पढ़ा ही नहीं। बताइए साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल वो बिल है जो ना तो मनी बिल होता है ना फाइनेंशियल बिल होता है। जो फाइनेंशियल बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिल है।
ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोविज़न है वो किसी भी हाउस से पास हो सकता है पहले, मतलब बाकी बिल जो हैं वो पहले आपके लोकसभा से पास होते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों में से किसी हाउस में भी प्रेजेंट हो सकता है। और इसको कौन प्रेजेंट करेगा? इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं है सरकार इसको इंट्रोड्यूस करेगी। कोई और व्यक्ति जो सरकार के, जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर है, वो व्यक्ति भी ऑर्डिनरी बिल को पेश कर सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल के अंदर कौन से मुद्दे लिए जाते हैं? अगर आपको पता है तो एक बार बताइए, कौन से मुद्दे होते हैं जो ऑर्डिनरी बिल के अंदर कवर्ड होते हैं? क्लास से पहले थोड़ा बहुत पढ़ा करो ताकि कुछ तो पता हो किसी को। तो ऑर्डिनरी बिल में मुद्दे वो होते हैं जहाँ पर आपके सरकार को चलाने के या देश से जुड़े हुए या राज्य से जुड़े हुए कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जो उनके डे टू डे रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उन मुद्दों के लिए आपका ऑर्डिनरी बिल आ सकता है। अब ऑर्डिनरी बिल वो बिल है जो मनी बिल नहीं है और फाइनेंशियल बिल नहीं है। इसको दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में पहले पेश कर सकते हैं, दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। अब जो बिल पेश करने की प्रक्रिया उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा या प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। अब ये प्राइवेट मेंबर कौन लोग होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन लोग होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू चुने जाते हैं या फिर उनके चुने हुए अधिकारियों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे राज्यसभा मेंबर। लेकिन प्राइवेट मेंबर वो लोग होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। जैसे खेल के क्षेत्र से एक बंदा अपॉइंट कर दिया, साइंस की फील्ड से एक बंदा अपॉइंट कर दिया, कल्चर फील्ड से एक बंदा अपॉइंट कर दिया, एक एंग्लो इंडियंस होता है। इस तरीके से कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्राइवेट मेंबर कहते हैं। ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये भी इस बिल को पेश कर सकते हैं। अब इस बिल का प्रोसेस पेश करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो भी मिनिस्टर या जो भी प्राइवेट मेंबर या जो भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को पेश कर रहा है वो पहले इसकी फर्स्ट रीडिंग करेगा। फर्स्ट रीडिंग में इसको सिर्फ पढ़ के सुनाया जाएगा, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ बिल को सुनाया जाएगा फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में इससे जुड़े हुए मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा, इसके ऊपर डिबेट होगी, लोग अपने सुझाव देंगे, दोनों हाउसेस के अंदर रिकमेंडेशन देंगे, अमेंडमेंट के लिए बोलेंगे कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। तीसरी रीडिंग के अंदर इन अमेंडमेंट के साथ इस बिल को पास कर देंगे। और इसको पास करने का तरीका क्या होगा? वोटिंग के थ्रू, जिसके ऊपर ज़्यादा वोट पड़ेंगे और सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 100 लोग अगर हाउस में आए, 51 लोगों ने वोट दे दिया तो बिल पास हो गया। और दोनों हाउसेस में पास होता है ये बिल, लोकसभा राज्यसभा। ये तो आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया। अब आपका मनी बिल आ गया। अब मनी बिल कौन सा बिल होता है? ऐसा कोई भी बिल जो कोई नया टैक्स लगाने के लिए हो, किसी भी नए कर्जे को लेन देन के लिए हो, सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन के खर्चे से जुड़ा कोई भी बिल हो, उसे मनी बिल कहते हैं। इसे कहते हैं मनी बिल। आर्टिकल 110 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया मनी बिल के बारे में। मनी बिल किसी भी नए टैक्स को लगाना, किसी भी नए टैक्स को हटा देना या किसी भी नए टैक्स में किसी और चीज़ों को जोड़ देना, रूल्स और रेगुलेशन का डिफाइन करना, ये आपका मनी बिल में कवर होता है। इसके अलावा कोई भी आपका कंसोलिडेटेड फंड है, कहीं पे आपको मनी के विड्रॉवल की बात हो रही है, तो वो आपका सारा मनी बिल में आ जाता है। तो मनी बिल का जो तरीका है जो पेश करने का है वो ये है कि सबसे पहले ये लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। लोकसभा मतलब आपकी लोअर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस होते हैं, लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा अपर हाउस में। जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट के लिए जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर अपनी कंसेंट दे देते हैं तो ये बिल लॉ बन जाएगा आगे। तो ये मनी बिल है। मनी बिल में किस किस की बात हो रही है? टैक्स की बात हो रही है और आपकी आपके कंसोलिडेटेड फंड्स की बात हो रही है। इसका तरीका क्या है? वही है, इसका पहले फर्स्ट रीडिंग में जो है इसको पढ़ के सुनाया जाएगा। सेकंड रीडिंग पर इससे मतलब डिबेट कराई जाएगी, इस पे लोगों के जो है पक्ष लिए जाएंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। तीसरा जो होगा इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी और सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करवाया जाएगा।
तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 51% वोट जिसके भी पक्ष में पड़ जाएंगे वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस को ही ये बिल पास करना पड़ता है, तभी ये बिल मनी बिल जो है वो लॉ बन के एनफोर्स होता है। फाइनेंशियल बिल क्या है? अब मनी बिल में तो टैक्सेशन की बात हमने कर ली और कंपनसेशन जितने भी मुद्दे थे पैसे के वो सब कर ली। तो फाइनेंशियल बिल क्या है? तो फाइनेंशियल बिल का मतलब ये है कि जो सरकार अपना बजट बनाती है जहाँ पे नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, मतलब ऐसी इनकम सरकार की जो आय से और सॉरी जो कर से नहीं हो रही, जो टैक्स से नहीं हो रही, टैक्स के अलावा और किस तरीके की सोर्स ऑफ इनकम है, उसे हम फाइनेंशियल बिल कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल बिल जो है आपके आर्टिकल 117 के अंदर कवर्ड है, जहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फाइनेंशियल सोर्सेज के बारे में बताती है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स, यानी कोई पब्लिक एसेट को सेल करना चाहती है गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी, जैसे मोदी जी ने भी बहुत सारी सरकारी कंपनी को बेच दिया, तो उनको बेचने के लिए फाइनेंशियल बिल लाया जाता है। और फाइनेंशियल बिल पर जो मेजोरिटी होती है वो स्पेशल मेजोरिटी होती है, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाया जाता है। तो ये तीनों बिल हो गए आपके, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हमने बार बार पीछे पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइए क्या होता है? ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको काफ़ी डिटेल में बताया, केशवरन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में ही बताया था। सर इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। नहीं, फंडामेंटल राइट को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें फंडामेंटल राइट भी आता है, डीपीएसपी भी आता है, आर्टिकल्स प्रोविजंस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनसे किसी से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, उनको बदल नहीं सकते। सिर्फ उनको अकॉर्डिंग टू न्यू जब समय आ गया उसके अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनकी पावर को या घटा सकते हैं उसकी पावर को, हटा नहीं सकते उसको। इसके अंदर एक और केस है आपका सजान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ये बताया गया था केस के अंदर कि जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी भी सरकार जो है वो हटा नहीं सकती, मतलब फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती सरकार। केशवानंद भारती वाले केस में भी यही बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो है सरकार के पास, लेकिन सरकार कभी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकती जहाँ पे उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर सके। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब ये समझ लो आप क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। पहला आता है आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कौन है, सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम ना हो, उसकी जगह सरकार सुप्रीम हो जाए, उसकी जगह प्रेसिडेंट सुप्रीम हो जाए, उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम हो जाए, या कोई और सुप्रीम हो जाए। अगर कोई ऐसा चेंज लाते हैं तो वो चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल्स ऑफ लॉ, कानून के नियमों के अंदर बदलाव कर सकते हैं लेकिन कानून को नहीं बदल सकते आप। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का रूल लगता है, यानी कि यहाँ पे हमने पावर का बंटवारा कर रखा है, तो आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकते जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की जगह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं कर सकते। फेडरलिज्म, हम जो है फेडरल कंट्री हैं, तो फेडरल कंट्री कौन सी कंट्री होती है? फेडरलिज्म किसे कहते हैं? सर पावर जब दो हाथ में डिवाइड होती है। लोकतंत्र, यानी कि हमने पावर का बंटवारा कर रखा है ना सेंटर और स्टेट के बीच में। सेकुलरिज्म क्या होता है? सर जब गवर्नमेंट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होता है और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, हेंस वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है, दैट इज सेक्युलरिज्म। यानी कि धर्म, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों को मानती है और इक्वल सम्मान देती है। लेकिन अगर इसको कोई चेंज करना चाहे, जैसे आज मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो चाहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो सेकुलरिज्म वर्ड हटाना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये अलाउड नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इससे छेड़छाड़ करना अलाउड नहीं है। डेमोक्रेसी एंड फ्री फेयर इलेक्शन, हमारे देश के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन का सिस्टम है,
कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून ले आए जिसकी वजह से इलेक्शन ही ना हो कंट्री के अंदर, तो ये अलाउड नहीं है, उसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ माना जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करने की पावर जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है कि सरकार जो है किसी के भी फंडामेंटल राइट को छीन सकती है, तो ये अलाउड नहीं, तो इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और भी कई क्वेश्चन को रिलेट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा रेडिजिटरी पावर और है, वो अभी हम बातें पढ़ लेंगे। तो यूनियन लिस्ट की पहले बात करते हैं। इस लिस्ट के अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिससे देश की भलाई की बात हो रही हो, देश की सोवेनिटी की बात हो रही हो, या फॉरेन रिलेशंस की बात हो रही हो, फॉरेन से रिलेशन बिल्ड करने की बात हो रही है, तो उसे हम यूनियन लिस्ट में कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे यूनियन लिस्ट के 100 मुद्दे हैं जो डिफेंस से जुड़े हो सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हो सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, बैंकिंग से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, टैक्स हो सकता है, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्टेट टैक्सेस, लैंड और बिल्डिंग। ये हमारे जो मुद्दे हैं इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने की पावर रखती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो मुद्दे हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके लेबर वेलफेयर, एजुकेशन और आपका एडॉप्शन, डाइवोर्स, ठीक है, ये सारे मुद्दों पर दोनों सरकारें जो हैं कानून बना सकती हैं। अब है रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर का मतलब ऐसी पावर्स होती हैं जो कौन सी पावर होती हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसको एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है जो लॉ बना सके। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर इन द प्रैक्टिस। अब हम इसके ऊपर बात करें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें हमने बंटवारा इसलिए किया है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, दोनों सरकारें आपस में लड़े ना। अगर दोनों सरकारें लड़ने लगेंगी तो उसका फैसला नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इनके सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिए। अब कॉन्करेंट लिस्ट में हमने ऐसे मुद्दे रखे हैं जिस पे अगर दोनों सरकार भी एक साथ कानून बना दें तो इतना फ़र्क उस मुद्दे पर पड़ता नहीं। जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया एजुकेशन पर और एक लॉ जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया, तो यहाँ पे किसका लॉ इन्फोर्स होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ इन्फोर्स होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के लॉ को भी डिनाई नहीं किया जाएगा, वो भी होगा, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को। अब जो अगला है इसके अंदर, वैसे इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख के दिए हैं आपको, 256, 257, 356, 365, 249, 250, 252, 252, 254, ये सारे जो आर्टिकल है ये इसी से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। इसमें बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, पावर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूपीएससी है, जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे देश के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन किसने बनाया है, कौन बना रहा है इसको, या कौन इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन करता है बेसिकली। इसको कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली डिफाइंड है कि यूपीएससी, पीसी और जो स्टेट्स क्या कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा एसपीएससी, उसका क्या रोल होगा, वो किसके अपॉइंटमेंट करेगा, टेस्ट लेने का प्रोविज़न क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। उसको प्रोसीजर को फॉलो करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में।
इसका जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब फंक्शन क्या क्या है इसके? फंक्शन में पहला रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, नई नौकरियों को निकालना और नए लोगों की भर्ती करना। ये काम किसका है आपका? ये काम है आपका यूपीएससी का और एसपीएससी का। स्टेट के मामले में एसपीएससी और उसके मामले में यूपीएससी। दूसरा है आपका एडवाइस करना गवर्नमेंट को। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये गवर्नमेंट की मेन फंक्शनिंग बॉडी के मेंबर्स होते हैं, तो ये एडवाइस करने का काम भी करते हैं सरकार को। डिसिप्लिन करना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो डिसिप्लिनरी बॉडी है, वो डिसिप्लिन रखते हैं और मतलब गवर्नमेंट को चलाने के अंदर। पावर और फंक्शन, पावर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर क्या क्या है इसकी? तो पावर में पहला आ रहा है कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। तो यूपीएससी के एक पावर क्या है? वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन किसके कंडक्ट कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस के, जैसे आईएएस के, आईपीएस के, ये सारे एग्जाम वही कंडक्ट करते हैं। दूसरा है सिलेक्शन करना, अपॉइंटमेंट करना, जो भी योग्य उम्मीदवार है उसको सिलेक्ट करना और उसकी अपॉइंटमेंट करना, ये भी दोनों का काम है यूपीएससी और एसपीएससी। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस करने की पावर भी है इसके पास। अगला है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसा एक्शन जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, जहाँ पे आपके व्यवहार की बात हो रही है, तो वो एक्शन लेने की पावर भी यूपीएससी के पास है। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये ऑटोनॉमियस बॉडी है, इसके पास मतलब किसी के अंडर कंट्रोल में काम नहीं करते, ये आज़ादी से काम करता है, ये अपने फैसले भी ले सकता है। एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, अब एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो है सबको ये पता है कि क्या रोल है और किस तरह से इसको ज्वाइन करना है, तो उसी तरह की जो ड्यूटीज़ हैं वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑर्डिनेंस बताया है, पिछले क्वेश्चन में ऑर्डिनेंस आया था। तो क्या पावर है और गवर्नमेंट कब ऑर्डिनेंस ला सकती है, ये बताइए। सर ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो है 123, और इस पावर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं रूल्स बनाने के लिए, और उन रूल्स की वैल्यू इंडिया में लॉ के बराबर होती है। बाकी रीप्रोमलगेशन का एक प्रोविजन था जो कि पार्लियामेंट करती है, आई थिंक अपने जब न्यू इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे 6 मंथ का आई थिंक टाइम था। न्यू इलेक्शन नहीं, न्यू सेशन। मान लो ये देखो, हाँ, ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अभी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, मतलब अभी कोई सेशन नहीं चल रहा है और नए लॉ की एकदम से कंट्री को जरूरत है। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था इंडिया में, अचानक से कोविड आया, हाउस सेशन में नहीं था, एकदम से गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने थे, तो गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने एकदम से ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑर्डिनेंस कैसे लाना पड़ा? क्योंकि एकदम से वो लगाना था, जनता कर्फ्यू लगाना था, तो जनता कर्फ्यू लगाने की पावर तो गवर्नमेंट के पास थी नहीं, उसको पहले पास करवाना था वो लॉ, लेकिन पास कराने का समय हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या किया, एकदम से ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस ला के हमने जनता कर्फ्यू लगा दी। अब ये ऑर्डिनेंस लाने की पावर किसके पास होती है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है कि भाई इसकी ज़रूरत है, इसको लाया जाए। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ऑर्डिनेंस ले आता है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जब आ जाता है तो इसके पीछे भी रूल है। ऐसे तो सरकार किसी भी मनमानी करने लगी, कोई भी नया कानून ले आएगी, किसी विपक्षी दल को हटाना है, उसके खिलाफ कोई काम करना है तो ऑर्डिनेंस ले आओ, यानी कि पॉलिटिकल रिवेंज लेने का काम भी हो सकता है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने प्रोविज़न डाल दिया है कि नेक्स्ट हाउस सेशन आने तक या मैक्सिमम 6 महीने तक आपका वो ऑर्डिनेंस लॉ वैलिड रहेगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर आप उसका नया लॉ पास नहीं करा पाते या हाउस सेशन में ही नहीं आता है तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जैसे दिल्ली वाले केस में हम देखें तो दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी कि सर्विस दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ जाए, तो तुरंत उन्होंने गवर्नर के एडवाइस पे, यानी कि एलजी के एडवाइस पे, दिल्ली में तो एलजी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर से एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया द्रौपदी मुर्मू से कि जो ऑर्डिनेंस की जो सर्विसेज की पावर है वो दोबारा से जो है एलजी के पास आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, केजरीवाल सरकार के पास नहीं रहेगी। तो ये ऑर्डिनेंस अभी इफेक्टिव है। अब जो हाउस चल रहा है हमारा, ये जो करंट हाउस चल रहा है, इसके अंदर दोनों सदनों के अंदर इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग करा के अगर सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो, नहीं स्पेशल मेजोरिटी से, ऑर्डिनेंस के केस में स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3,
2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो ये लॉ वैलिड रहेगा, नहीं तो 6 महीने पूरे होते ही ये लॉ अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ख़त्म। तो इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस सरकार जब लेके आती है जब हाउस सेशन में ना हो, इमरजेंसी की कंडीशंस हो, लॉ बनाना कंपलसरी हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर के एडवाइस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये लॉ लाया जा सकता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कह सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपने पढ़ लिया। अगला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा। हमारे इंडिया के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पावर का बंटवारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कोनेंट लिस्ट, पावर का बंटवारा हो रखा है। इस पावर के बंटवारे से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है, सरकार के टकराव से बचाया जा सकता है, सरकार को आपस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़े ना, इससे बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि उनके विषय का बंटवारा कर दो, उनके कामों का बंटवारा कर दो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के लिए अगर आपको कुछ पता है तो बताइए एक बार, तो फिर मैं बताता हूँ इसको डिटेल में। सर जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो दो तरीके से चलता है, एक जो आपने बताया स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि एक होता है स्टेट लिस्ट जिसमें कि जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है और वो जो लिस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। बाकी जो यूनियन लिस्ट होती है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब लॉज बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उन मैटर्स पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके रूल्स और लॉज बनाते हैं। बाकी दूसरा तरीके का जो था सेपरेशन ऑफ पावर, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में भी देखा जाता है कि ऐसे ही आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है कहीं ना कहीं, कि अगर कोई लॉ वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्शन ले लेती है लेजिस्लेचर के ऊपर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी है अपने अपने हेमिस्फेयर्स में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की वजह से देखें तो ये किस किस चीज़ का फ़ायदा हमें दे रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है अब्यूज़ ऑफ पावर का नाजायज़ इस्तेमाल को रोक रहा है, प्रमोट कर रहा है अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को बढ़ा रहा है सरकार की, प्रमोट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, सॉरी प्रोटेक्ट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, और इंश्योर कर रहा है कि इफेक्टिव गवर्नेंस को, कि गवर्नेंस आपको अच्छा मिलेगा। इसके जो 3 ऑर्गेन्स हैं उनके बीच में भी जो है इसका बंटवारा होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, जैसे अभी शिखा ने बताई दी है आपको। तो यहाँ पर एक और रूल है जो चेक एंड बैलेंस रूल कहते हैं इसको। तो चेक एंड बैलेंस रूल्स का मतलब है कि आप चेक करते हैं कि किसके पास पावर है और कितनी पावर है। अगर पावर किसी के पास एक्सेस हो जाती है तो आप पावर को कम करके दूसरी बॉडी को पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस रूल है जो एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में और जुडिशरी के बीच में किया जाता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, मतलब इसके सामने कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, जैसे ओवरलैपिंग फंक्शन। कई पावर्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हो रखी हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट में वो सब्जेक्ट आ रहा है और दोनों ही सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा कानून है जो स्टेट ने ही बना दिया और जो यूनियन ने ही बना दिया, अब किसका कानून एप्लीकेबल होगा, तो ये टाइम के ऊपर देखा जाएगा, जगह के ऊपर देखा जाएगा, उसके हिसाब से ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है यूनियन गवर्नमेंट का कानून जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने का पावर भी सेपरेशन ऑफ पावर में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बंटवारा करती है पावर्स का एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन के बीच में। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, मतलब अपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा उसको परेशान करती है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मतलब पावर नहीं देती, छीन लेती है बहुत सारी चीज़ें से बात। लेकिन अगर दूसरे राज्य में अगर उन्हीं की सरकार है तो वो खुलकर उनको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, अब ये सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों आज़ादी से काम कर सके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, मतलब इनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। तो ये ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपके 2 हाउसेज हैं हमारे देश के अंदर, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये दोनों हाउसेज एक दूसरे के साथ किस तरह से मतलब रिलेट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस हैं, या एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने में,
तो क्या कर रहे हैं, क्या रोल है इनका दोनों का, ये बताना है आपको। दो हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो अपर हाउस में कौन सा हाउस आता है, राज्यसभा। लोअर हाउस में कौन सा हाउस आ रहा है, लोकसभा। तो क्या रिलेशंस है, मतलब इनके बीच में क्या रिश्ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ये बताना है आपको। तो बताइए आप कैसे बताएंगे इसको। सर जो अपर हाउस और लोअर हाउस है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये दोनों ही मतलब इन दोनों ही हाउसेस में बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन एक मनी बिल ही एक ऐसा बिल होता है जो कि सिर्फ लोकसभा से इंट्रोड्यूस होता है। और बाकी लोकसभा को हम लोग परमानेंट हाउस नहीं मानते हैं, क्योंकि इधर जो है लोकसभा डिसॉल्व होती रहती है इन अ सर्टेन पीरियड। लेकिन जो राज्यसभा है वो जो होता है वो परमानेंट हाउस माना जाता है। और एक आई थिंक पर्टिकुलर रेशियो में एक पर्टिकुलर टाइम में डिसॉल्व होती है राज्यसभा, लेकिन इसको परमानेंट हाउस माना गया है। और जब लोकसभा मतलब कि जब भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, तो आई थिंक पूरी लोकसभा वो हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो आप ये लिख देना कि जो दोनों हाउसेज हैं वो बिल के ऊपर एक डिफरेंस है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। ये मैंने आपको 3 बिल बताए थे। तो इसमें से एक मनी बिल ऐसा है जो केवल लोअर हाउस में ही पास होता है, अपर हाउस में जाता नहीं। बाकी जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में पेश हो सकता है पहले, उसके बाद दूसरे हाउस में भी पास होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है वो पहले लोअर हाउस में ही पेश होगा, अपर हाउस से पेश नहीं हो सकता। तो ये आपको बिल के अकॉर्डिंग बता दिया आपने। दूसरा रिलेशनशिप आप बता सकते हैं जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसके थ्रू भी बता सकते हैं हम। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ पर स्टेट से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं, राज्यों से जुड़े जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, या जो कानूनी विवाद होते हैं, या जो उनकी मांगे होती हैं, वो आप राज्यसभा के थ्रू वो मांग सकते हैं उसके। इसलिए ऑर्डिनरी बिल का प्रोविज़न दिया गया है। ऑर्डिनरी बिल जो है वो राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई डेवलपमेंट होना है, कोई पैसा उनको एक्सेस चाहिए, पैसा तो खैर मनी बिल में आता है, पैसा नहीं, और किसी तरह की कोई सुविधाएं चाहिए, तो वो उसका जो इशू है वो रेज कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल के थ्रू। इसके अलावा हम रिलेशनशिप की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किसी भी बिल को पास करते हैं। मतलब किसी भी बिल को कानून बनना है तो वो लोअर हाउस अपर हाउस दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद, कोई भी अमेंडमेंट अगर आया है तो अमेंडमेंट को लेने के बाद वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। तो ये बाई कैमरल सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है, ताकि यहाँ पर कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो सरकार है, अगर हम बात करें जैसे मोदी जी आज मेजोरिटी में, तो वो तो किसी भी बिल को पास करा देंगे आराम से, उन्हीं की चलने लगेगी। फिर तो जो सरकार सत्ता में वो कुछ भी पास करा लेगी, उसकी कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए दो हाउसेज बनाए गए हैं, ताकि एक हाउसेज जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो हो सकता है वहाँ पे सरकार की मेजोरिटी ना हो, क्योंकि ज़्यादा राज्यों में सरकार ना हो बीजेपी की, कम राज्यों में सरकार हो, इसलिए स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन का कम रहे, तो राज्यसभा से वो बिल अटक जाए जो गलत बिल जो है वो लोकसभा से पास कराना चाहते हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप है कि दोनों जो सदन है वो मिलकर देश के डेवलपमेंट जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर किसी भी तरह के व्यापार को करने की आज़ादी है, किसी भी तरह का कोई उद्योग धंधा आप लगा सकते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है। तो कौन सी आज़ादी है, कैसी आज़ादी, ये बताना है आपको इस आंसर के अंदर। आर्टिकल 301 जो है उसके अंदर ये आज़ादी दी गई है फ्रीडम ऑफ ट्रेड की। बताइए एक बार। बताइए क्या आज़ादी है हमारे देश के अंदर। अगर हम बात करें इस आज़ादी की, तो हमारे देश का कोई भी सिटीजन किसी भी तरह का कोई भी उद्योग धंधा कर सकता है। हमारे पास पूरी फ्रीडम है किसी भी ट्रेड को प्रैक्टिस करने की, कोई भी उद्योग धंधा लगाने की, किसी भी, हाँ मतलब किसी भी नए काम को शुरू करने की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी को देता है, सभी सिटीजन्स को देता है। लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें हैं, जैसे अगेंस्ट द क्राइम्स, मतलब सोसाइटी नहीं होना चाहिए, वो इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, वो किसी तरह की कोई ड्रग सप्लाई या कोई कोकीन, हीरोइन या किसी आर्म्स एम्यूनेशन की सप्लाई, ऐसा कोई काम ना कर रहे हो, या किसी की सिक्योरिटी के ऊपर असर ना पड़ता हो, किसी की जान का नुकसान ना होता हो, ऐसे सब काम इंडिया के अंदर आप कर सकते हैं। आर्टिकल 301 जो है यह आपको फ्रीडम देता है ट्रेड, कॉमर्स और
इंटर कोर्स करने की, मतलब दूसरे देशों से भी और दूसरे देशों से और राज्यों से भी आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे बॉम्बे दिल्ली के बीच में व्यापार हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ व्यापार हो सकता है, ये सब की आज़ादी देता है। यहाँ पे आपको इंटरडिपेंडेंस समझनी पड़ेगी। बताइए शिखा। सर इसका जो आर्टिकल है 301 वाला, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला, ये तो सर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 से रिलेटेड है, तो क्या हम आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को मेंशन कर सकते हैं साथ में? कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको कर सकते हैं। नहीं सर, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19 1A में दिया हाँ, है, वन जिसका में। रिस्ट्रिक्शन 2 में है, आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 में। लेकिन सर जितना मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में दिया है ट्रेड से रिलेटेड जो फ्रीडम होता है। कर सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन इसका अलग से जो आर्टिकल है वो 301 आपको दे रखा है। 301 का एक केस हुआ था, जो आपका इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर। वो केस था आपका ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट था राजस्थान लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1962 का। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था आपका कि यहाँ पर बात की गई थी आर्टिकल, हाँ, जो है 301 की, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात की गई। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बताया कि आपके पास आज़ादी तो है किसी भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड को प्रैक्टिस करने की, कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उससे पब्लिक इंटरेस्ट की हानि हो रही है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे मामले में कोर्ट आपके राइट्स को लिमिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। स्टेट के पास ये पावर होगी कि आपके ऐसे किसी व्यापार को रोक लगा सकती है। एक और केस हुआ था इसका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1958 का केस था। यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही थी, जहाँ पे कोर्ट ने ये बताया या कि एक एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं करता, ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करता है। मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जो आप करना चाहते हैं जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो उसके ऊपर स्टेट के पास ये पावर है कि वो आपके ऐसे ट्रेड के ऊपर रोक लगा सकती है। स्कोप एंड वैलिडिटी ऑफ द स्टेट लॉ रेगुलेशन, तो इसकी अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का ऐसा कोई भी आप ट्रेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो अगेंस्ट द पब्लिक मॉरलिटी हो, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है या कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है या रोक लगा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आयशा कुछ कहना है आपको, बताइए। बोलिए आयशा। बोलिए। नो। चलो, अगला हमारा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है, तो इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें, या कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिन प्रोविजंस के थ्रू जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोला गया इंडिया के अंदर। बताइए, किसी को पता है ये आंसर तो। सर सबसे पहला चीज तो ये है कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। जब भी किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो हम हमेशा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही सामने आ जाता है और सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेता है और वैसे ही चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। जब भी रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन उठता है, हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एड और एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से अपने किसी भी मैटर को डील करने के लिए जहां पर क्वेश्चन उठता है रूल ऑफ लॉ का या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ ये भी एक पावर होती है। फिर आता है प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कौन जिम्मेदार होगा अपने एक्शंस के लिए। कई बार होता है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और अगर उस टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई करप्शन देखा जाता है या कोई भी ऐसी चीज देखी जाती है, तो उस टाइम पे जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो किस गवर्नमेंट ऑफिसर की बनेगी और किस तरीके से उस पर एक्शन लिया जाएगा, वो भी जुडिशरी का काम होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी को हम प्रमोट कर पाए और अकाउंटेबिलिटी को अल्टीमेटली प्रमोट कर पाए। फिर आता है इंश्योरिंग फेयर ट्रायल। फ्री और फेयर ट्रायल जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है जुडिशरी का। अब वो चाहे जैसा भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हायर कोर्ट हो, तो फ्री और फेयर ट्रायल का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको प्रमोट करना काम है। फिर होता है फॉस्टरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब अगर
फेयर ट्रायल हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी देखी जा रही है, ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है जो करप्ट है, रूल ऑफ लॉ को होल्ड किया जा रहा है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन हो रहा है, सब प्रोटेक्टेड है, तो अल्टीमेटली जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है जुडिशरी के ऊपर। और अगर ऊपर बताई हुई 4 चीज़ों का किसी से भी मतलब वॉयलेशन हो रहा है, किसी भी फील्ड में वॉयलेशन हो रहा है, तो हमेशा जुडिशरी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठता है। तो फॉस्टरिंग दी पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत ही एसेंशियल पार्ट है जो जुडिशरी को निभाना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो सिटीजन्स को है। सिटीजन्स के राइट्स को गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू। तो इसलिए गवर्नमेंट की पावर भी नहीं चलती। इंदिरा स्वानी वाला केस है, इंदिरा गांधी वाला केस है, राजनारायण वर्सेस राजनारायण। इस केस के अंदर यही बोला गया था कि जो पीएमओ है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी लॉ से ऊपर नहीं, वो भी जुडिशरी से इंडिपेंडेंट नहीं है। जुडिशरी उसके अगेंस्ट भी जो है एक्शन ले सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी। तो इसके अंदर जो प्रोविजंस है, जिन प्रोविज़न के थ्रू इंडिपेंडेंट बनाया गया है जुडिशरी को, जुडिशरी को एक ऑटोनॉमस पावर बॉडी बनाया गया। तो उसमें है, पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो आर्टिकल 124 हमारा कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो उनका जो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट के लिए बताया गया है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो आर्टिकल 217 के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट दी गई है। इसमें बताया गया कि जुडिशरी जो है इंश्योर करेगी कि उनका फेयर अपॉइंटमेंट हो। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन इसकी जो पावर है, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स है अपॉइंटमेंट की, उसमें एडवाइजरी पावर है। वो आपके जो ग्रुप ऑफ जजेस है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो जजेस जो हैं अपनी सजेशन दे सकते हैं, उन सजेशन को मान सकते हैं प्रेसिडेंट। और इसके अलावा जो आपके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री भी अपनी सजेशन जो है वो दे सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिक्योरिटी टेन्योर की। तो वो आर्टिकल 124 और 217 के अंदर है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ जजेस के टेन्योर्स की, यानी किसी भी जजेस का जो टेन्योर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 ईयर, जब तक उसकी एज नहीं है, जब तक वो जज रह सकता है, और 62 ईयर के बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है अगर वो चाहे तो इसके टर्म को इंश्योर करने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई जज है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले लेता है, तो गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बना के उस जज को हटवाने की कोशिश करेगी, तो वो हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। सैलरी और अलाउंस, सैलरी अलाउंस की बात करें तो आर्टिकल 125 और 221 इन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताता है कि जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को कितने अलाउंस मिलेगी, कितनी सैलरीज मिलेगी। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी लीगल सिस्टम, लीगल एक्शन से जो है इनको मिली हुई है। जजेस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, जजेस को दोषी नहीं ठहरा हुई है। इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो जजेस के ऊपर झूठे आरोप लगा के, उन्हीं के ऊपर केस चला के गवर्नमेंट उनके खिलाफ साजिश कर सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर्स का बंटवारा किया गया है यहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। ये इसलिए किया गया ताकि जुडिशरी को फ्री रखा जाए। किससे फ्री रखा जाए? गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस से, उनके ऊपर गवर्नमेंट के अदर ब्रांचेस का प्रेशर्स ना हो। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर जो है आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जुडिशरी को देता है। वो इसलिए देता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, मतलब 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक एक क्या कहते हैं उसको, इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। कंटेम्प्ट, बताइए, किसी को नहीं पता टेरिटोरियल क्या होता है? टेरिटोरियल तो पता ही होगा, टेरिटरी, इंडिया की जो टेरिटरी है
सोवेनिटी टेरिटरी हमारी कौन सी है? इंडिया की टेरिटरी कौन सी है बताइए? हमारी कितनी सीमाएं हैं? हमारे देश की कितनी सीमाएं हैं? एक तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, जो राजनीतिक नक्शे पे हमारा देश नज़र आता है, वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। समुद्र के अंदर हमारी सीमाएं होती हैं, जिन्हें समुद्री सीमा कहते हैं। एयर के अंदर होती है, कोई भी प्लेन अगर हमारी एयर बाउंड्री के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसको हमें टैक्स देना पड़ेगा। कमर्शियल प्लेन जिसे कहते हैं, वो एंटर कर रहा है, पैसेंजर प्लेन, तो उसे हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी 3 तरह की बाउंड्रीज हो गई, पॉलिटिकल और वाटर बाउंड्रीज ओशंस वगैरह के अंदर जो होती हैं, और एयर बाउंड्रीज। ये तीनों बाउंड्री टेरिटरी कहलाती हैं। इन तीनों बाउंड्रीज को टेरिटरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो टेरिटोरियल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी टेरिटरी फिक्स हो, वो कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्सस मतलब क्या होता है? नेक्सस वर्ड का मीनिंग क्या है? बैलेंस। एप्लीकेबल कह सकते हैं इसको, अप्लाई मतलब लागू करना हिंदी में कह सकते हैं इसको, नेक्सस को। फॉर एग्जांपल हमने अभी लिस्ट पढ़ी थी 3, यूनियन, स्टेट और कॉन्कोनेंट। एक मुद्दा ऐसा है जो दोनों की लिस्ट में आ रहा है, कॉन्कोनेंट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, या अभी हम इसको छोड़ देते, थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति है जो बॉम्बे में रहता है, उसकी 3 स्टेट के अंदर फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे। कोरोना का टाइम चला, जनता कर्फ्यू लग गया, ये व्यक्ति जिद कर रहा है कि मुझे बॉम्बे जाने, बॉम्बे में रहता है, वो ये जिद कर रहा है मुझे दिल्ली जाने दो, मुझे बेंगलोर भी जाना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से। तो क्या गवर्नमेंट इसको परमिशन देगी? और अगर परमिशन देगी तो कौन सी सरकार देगी? दिल्ली वाली, बेंगलोर वाली या बॉम्बे वाली? इतने सिंपल सवालों का जवाब नहीं देंगे तो सारे बच्चे, बोलिए। टेरिटोरियल नेक्सस पढ़ रहे हैं, तो नेक्सस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, गलत सलत कुछ भी जवाब तो दो एटलीस्ट। एक व्यक्ति है जो बॉम्बे में रहता है, उसकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। वो व्यक्ति जो है परमिशन मांग रहा है गवर्नमेंट से। कौन सी गवर्नमेंट से मांग रहा है ये अभी डिफाइन नहीं किया, मैंने आपको बताया नहीं। वो परमिशन मांग रहा है गवर्नमेंट से कि उसको दिल्ली जाने दिया जाए, क्योंकि उसकी फैक्ट्री है वहाँ पर। वो रहता है बॉम्बे में, उस समय जनता कर्फ्यू चल रहा है, किसी को भी कहीं भी शिफ्ट होने की इजाज़त नहीं है। तो इस व्यक्ति की इस परमिशन को पहली बात तो कौन सी गवर्नमेंट सुनेगी, दूसरी बात इसको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बताइए। सर जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसी जगह की जो गवर्नमेंट है वो ही परमिशन देगी जाने के लिए, और जितना मुझे लगता है परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जनता कर्फ्यू चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा नेक्सस आता है। तो नेक्सस हमारा ये कहता है कि आपके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा धारा, कौन सा कानून आपके ऊपर लागू है। तो उस समय वो व्यक्ति जहाँ रह रहा है तो उसी का कानून उसके ऊपर लग रहा है, तो बॉम्बे का लॉ उसके ऊपर लग रहा है, एनफोर्स हो रहा है। तो बॉम्बे गवर्नमेंट के अंदर वो अगर एप्लीकेशन देगा मुझे दिल्ली जाने दिया जाए, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो उसको परमिशन नहीं देगी, ना उसकी कोई इंटरफेयर होंगी, क्योंकि वहाँ पे अभी वो दिल्ली की सीमा के अंदर है ही नहीं, बॉम्बे की सीमा के अंदर। तो गवर्नमेंट उसको ये परमिशन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इस समय जो लॉ एनफोर्स है वो ना तो बॉम्बे का है, ना दिल्ली का है, ना बेंगलोर का है, वो इंडिया का लॉ है। मतलब जो जनता कर्फ्यू अनाउंस किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सॉरी, जो बॉम्बे गवर्नमेंट है उसकी जुडिशरी से बाहर आई है, तो इसलिए वो उसको परमिशन नहीं दे सकती। जबकि वो व्यक्ति किसकी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है, तो टेरिटोरियल नेक्सस कौन सा है उसका? बॉम्बे है। तो टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कौन सा लॉ इन्फोर्स है और वो लॉ उसको कितनी परमिशन दे रहा है, इसे कहते हैं। मान लो कि कोई भी अगर लॉ ऐसा है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए,
तो वहाँ पे किस स्टेट का लॉ एप्लीकेबल होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मान लो कि दिल्ली और नहीं, दिल्ली और हरियाणा का मामला लेते हैं, दोनों दोनों नेबरिंग स्टेट है। कोई ऐसा लॉ है जो दिल्ली ने एप्लीकेबल किया हुआ लेकिन हरियाणा में वो कानून लागू नहीं होता, तो ऐसे कानून की जो पावर है वो कहाँ तक चलेगी, वो दिल्ली की बाउंड्री तक चलेगी, क्योंकि वो हरियाणा में लागू ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाइन की बात कर लेते हैं, शराब की बात करते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो लॉ है, कानून इस समय एक्सरसाइज का शराब का, वो ये है कि एक व्यक्ति जो है इतनी क्वांटिटी में शराब ले सकता है। लेकिन दिल्ली में अगर हम आते हैं तो वो लेस क्वांटिटी है, और दूसरा बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है। तो वो व्यक्ति के ऊपर जो लॉ एनफोर्स है वो केवल हरियाणा की बाउंड्री के अंदर ही है। तो टेरिटोरियल नेक्सस को इस तरह से समझा जा सकता है। एक बार और आप डिटेल में इसको पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला है पिथ एंड सबटेंस। तो पिथ एंड सबटेंस क्या होता है? पिथ एंड सबटेंस इसका इसका यूज होता है टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ लॉ व्हेन इट मे अपीयर टू फॉल विद इन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ वन गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी अगर एक गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तो उस लॉ का क्या नेचर होने वाला है और उस लॉ का क्या कैरेक्टर होने वाला है, यानी कि किस गवर्नमेंट ने पास किया है, किन स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कितने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, क्या ये ओवर रूल किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं पिथ और सब्सटेंस को समझना किसी लॉ के। तो पिथ और सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो लॉ मतलब कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, किस पॉइंट पर एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से वो इन्फोर्स होगा। तो ये पिथ एंड सब्सटेंस है इसका। अब अगला है कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? सर जैसे कि कोई लेजिस्लेशन पास होता है, कोई लॉ मतलब आता है, तो कई बार क्या किया जाता है, उसको सामने से ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे अच्छे के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कलरेबल होता है और उसके पीछे गवर्नमेंट के कुछ खराब इंटेंशंस छुपे होते हैं। जैसे कि हम अमेंडमेंट 25 ले सकते हैं। जो 25th अमेंडमेंट हुआ था उसका पर्पस ही ये था कि हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी रीजनिंग्स दे कि हम इसलिए ला रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कलरेबल इंटेंशंस छुपे होते हैं जो कि दिखाते हैं सामने से कि अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गिल्टी इंटेंशंस होते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया में कोई भी कानून आता है तो पहले तोड़ने के रास्ते इसके निकल जाते हैं। तो हम कहने को तो लॉ को पाल रहे हैं, मतलब उसका मतलब हम लॉ को मान रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम कहीं ना कहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे होते हैं। मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लॉ को, जैसे लॉ ने बोला है, हम उसको फॉलो करने से दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं उस तरीके। जैसे हम ड्राइविंग के टाइम होता है, जैसे सीट बेल्ट पहननी है, ये ड्राइविंग का लॉ है, नियम है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब ट्रैफिक पुलिस वाला दिखता है तभी सीट बेल्ट लगाते हैं, अदरवाइज बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये हमने क्या किया है, कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ तो हम मान रहे हैं, लेकिन कैसे मान रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉ में कुछ चेंजेस कर देते हैं। मतलब कानून को बदल नहीं रहे, कानून को चेंज नहीं कर रहे, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी जारी की, कोई लॉ बना दिया, वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी है फॉलो करना, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फॉलो तो करेगी, लेकिन इस तरीके से करेगी कि पूरी तरीके से वो लॉ जो है वो मतलब फॉलो नहीं होगा स्टेट के थ्रू, उसके अंदर उसकी बैड इंटेंशन देखने लगेगी। तो ये आपका कलरेबल लेजिस्लेशन हो गया। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन से अगर जुड़े हुए कोई आपके और हों, या आपको किसी और चीज़ की कोई डाउट आ रहे हों, या कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कोई आपकी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं अभी। वैसे आपकी जो डेट शीट है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। एग्ज़ाम आपके इस तरीके से होंगे, वेडनेसडे को मुस्लिम लॉ का है, फ्राइडे को कॉन्स्टिट्यूशन का है, और मंडे को आपका इंटरनेशनल लॉ का। पढ़ने का तरीका यही है कि आप अभी कल से मुस्लिम लॉ पढ़ना शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें मुस्लिम लॉ, आज से पढ़ना, ट्यूसडे तक मुस्लिम लॉ का कंप्लीट हो जाएगा, फिर वेडनेसडे को उसका पेपर दे दें, फिर उसके बाद आने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जल्दी हो जाएगा और ईजी भी है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन करने में। फिर आपके पास 2 कंप्लीट दिन मिलेंगे इंटरनेशनल लॉ करने के, तो समय अपने इंटरनेशनल लॉ कर लें। कोई डाउट है तो बताइए अपनी। सर
जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आंसर्स है वो है तो बहुत सिंपल, समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं सर, पूरा मिक्स हो रहा है, तो आर्टिकल्स कैसे याद रखें? कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आर्टिकल्स याद करने। वैसे सबके आर्टिकल्स याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप सबसे अच्छा तरीका होता है आर्टिकल याद करने का कि आर्टिकल के असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में आर्टिकल्स को लिख लें और हर आर्टिकल के साथ उसका एक नाम लिख दें आगे एक पेज में, मतलब अलग से ऐसे लिख लें जो जो आर्टिकल आपको यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे 231 आया है, 306 आया, आपका 123 आया है, तो ये तो बीच बीच में से आ रहे हैं ना कहीं से भी। आप सबसे पहले जो आर्टिकल आ रहा है, जैसे मान लो 123 लिख के उसके आगे लिखते हैं वो आर्टिकल किस चीज़ का, फिर उसको पढ़ेंगे तो जल्दी याद रहेगा, आपको एग्जाम तक याद रहेगा। क्वेश्चंस के साथ ही पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, फिर भूल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में। ऑलराइट सर। या फिर आपके पास वो बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट से एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आर्टिकल सारे ना मतलब बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, तो वहाँ आपको पढ़ने ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझ में भी जल्दी आएगा। आप बेयर एक्ट से भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, इसका पेपर बेयर एक्ट पढ़कर भी दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। पिछली बार आपका जो पेपर था किसका, जूरिस्प्रूडेंस का, वो कैसा हुआ है पेपर? सर बहुत अच्छा हुआ है। बाकी सब लोगों का, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे सारे ही, और इसे तो जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसमें क्या करना है, जूरिस की राय तो है, जूरिस का प्रूडेंस यानी कि जूरिस की जो राय है, तो आपको जूरिस बनाकर उन्होंने राय पूछी ना, आपकी एडवाइस लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए आंसर्स के अंदर कि क्या पूछ रहा है, यही पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन पूछ तो वो सही रहा था, लेकिन आपको आंसर भी वही लिखना था जो आपने याद किया हुआ था, लेकिन प्रेजेंट करने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना था। तो अब ये वाला पेपर एक का फ़ायदा एक और है, जूरिस्प्रूडेंस का पेपर टफ आया है, तो आपके बाकी पेपर मेरे हिसाब से तो ईजी आने चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर टफ सेट होता है। एक पेपर आपका हो गया ऑलरेडी टफ सेट, तो अब आपके बाकी पेपर इजी आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी अच्छा पेपर आने की उम्मीद है, मुस्लिम लॉ का सबसे अच्छा आने की उम्मीद है। इंटरनेशनल लॉ में फिर एक बार आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा वो पढ़ने में डिफ़िकल्ट है, इस वजह से। सर मुस्लिम लॉ के इम्पोर्टेंट बता दो सर। इम्पोर्टेंट तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलोगे तो कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दो। इम्पोर्टेंट में तो वो सारे ही हैं जो आपके नोट्स हैं। हाँ, लेकिन सारे कर लो, 15-16 ही क्वेश्चन तो हैं। हाँ जी सर। बाकी मुस्लिम लॉ की भी एक रिवीजन क्लास हम कल कर लेंगे। यस सर। मैं अभी देखता हूँ कल क्या टाइम मुझे मिल पाता है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे क्लास। और बाकी ये है कि अपनी तरफ से आप मुस्लिम लॉ पढ़ना शुरू कर दो। आप कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी आज तक जितनी कर सकते हो उतनी कर लो। आज रात से 10 बजे के बाद से आप मुस्लिम लॉ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उससे पहले थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और मुस्लिम लॉ के पेपर की तैयारी हो जाएगी। सर एक इसमें ना लिस्ट वाला क्वेश्चन था सर। लिस्ट वाला क्वेश्चन में मैंने लिस्ट छोड़वा दिया था आपको, पढ़ाते वक्त आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो लिस्ट आप मत करो, वो याद करना इजी नहीं, थोड़ा टफ है। यस आर्टिकल्स और लिस्ट दे रखे हैं उसमें बहुत सारे। ये एंट्री 17 ऑफ लिस्ट सेकंड। हाँ, ये सब छोड़ दो आप, ये याद नहीं होता कभी किसी को। अच्छा सर। उतना ही लिख लो जितना याद हो सकता है इसका पार्ट। ठीक है सर, क्योंकि सर ये लिस्ट ये एक तरह के आर्टिकल ही है ना सर? हाँ हाँ। ठीक सर। तो और किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो फिर आज की क्लास कंप्लीट है, बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर।